तो प्यार है किसी और का पार्ट 5 सीजन 2। शकुंतला जी की सांसें जैसे थम सी गई थीं। मोबाइल उनकी कांपती उंगलियों में था, लेकिन निगाहें कहीं और देख रही थीं। अतीत में फ्लैशबैक 9 साल पहले। एक झरझराती बरसात की रात थी। शकुंतला जी किसी से लड़ रही थीं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें रणवीर की कोई गलती नहीं। तुम उसे गलत समझ रहे हो। अगर कोई गलती नहीं थी तो। फ्लैशबैक समाप्त। रात गहराती जा रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में आरू अब भी जाग रही थी। अंश उसके पास बैठा हुआ था, लेकिन दोनों की आंखों में नींद कहीं दूर छूट गई थी। बेड पर पसरा सन्नाटा उन बातों से भारी था जो कहीं नहीं जा रही थीं। पल्लवी ने दोनों बच्चों को प्यार से सुलाया और उनके माथे पर हाथ फेरा, जैसे कोई टूटी हुई माँ हर रात अपनी मजबूती समेटकर खुद को दोबारा जोड़ने की कोशिश करती है। फिर वो धीरे से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। उसकी साड़ी के प्लेट्स बिखर गई थीं। वो उन्हें ठीक करने लगी। कपड़ों की सिलवटों में शायद अपनी जिंदगी की उलझनों को भी सुलझाने की कोशिश कर रही थी। आज पूरे दिन की उलझनों ने उसे थका दिया था। रणवीर दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी में उसने पल्लवी को देखा, जो साड़ी के प्लेट्स ठीक कर रही थी, जैसे हर सिलवट को संवारने की कोशिश कर रही हो, जैसे हर बार की तरह खुद को फिर से मजबूत बना रही हो। वो बस उसे देखता ही रहा था। रणवीर का दिल भर आया था। कितने बरसों बाद वो उसके इतने करीब था और शायद उतना ही दूर। उससे रहा नहीं गया था। तभी बिना किसी आहट के रणवीर पीछे से आया और फिर अचानक उसने पल्लवी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया था। एक पल को वक्त जैसे थमसा गया था। एक टाइट हग जिससे वो सब कुछ कहना चाहता हो जो कभी शब्दों में कह नहीं पाया था। पल्लवी, उसका नाम जैसे होठों से नहीं दिल से निकला था। पल्लवी की सांसें रुक गई थीं। ये छुन उसके लिए कोई प्रेम का इजहार नहीं थी, बल्कि एक झटका थी, अतीत की चीख जैसी। उसने एक झटके में खुद को छुड़ाया और रणवीर को दूर धकेल दिया था। क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज़ में कंपकपी थी, पर लफ्ज़ों में ठंडक। मैं यहाँ सिर्फ आरू के लिए हूँ रणवीर। उसके शब्द तेज नहीं थे, लेकिन हर लफ्ज़ किसी चाकू की तरह चुभ रहा था। तुम्हारे लिए नहीं, उसने तीखी नजरें उसकी आंखों में डालते हुए कहा। रणवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, नाराजगी थी, और वो दूरी जो रणवीर को सबसे ज़्यादा चुभ रही थी। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि पल्लवी अब उसे इतनी दूर जा चुकी है। मैंने तुम्हें भी माफ़ नहीं किया है रणवीर। पल्लवी की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें गहराई थी जो किसी दरार को और चौड़ा कर रही थी। और शायद कभी कर भी ना पाऊँ। रणवीर कुछ कहना चाहता था, कुछ समझाना, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे जो उस रात की गलती को धो सकें। रणवीर के होठ हिले, पर शब्द बाहर नहीं आए थे। पल्लवी फिर से शीशे की ओर मुड़ गई थी। उसकी उंगलियां दोबारा साड़ी की प्लीट्स ठीक करने लगी थीं, जैसे कुछ टूटा हुआ जो अब जुड़ना नहीं चाहता था। कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा सब कुछ कह गया था। रणवीर वहीं खड़ा रह गया, जैसे वक्त ने उसे वहीं रोक दिया हो। उसके हाथ खाली थे और दिल भारी। रणवीर ने एक नज़र पल्लवी पर डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने बेड पर सोते हुए आरू और अंश को देखा और प्यार से उनके सर को सहलाकर बेड से तकिया उठाया और काउच पर जाकर लेट गया था। लेकिन उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। उसके कानों में पल्लवी की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है और ना ही कभी माफ़ करूँगी। रात ढल चुकी थी। बाहर अब भी हल्की ओस गिर रही थी, लेकिन रणवीर के भीतर का शोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पल्लवी अब भी शीशे के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो सिर्फ साड़ी की प्लेट्स नहीं संवार रही थी, वो खुद को समेट रही थी। उसकी आंखें खुद को देखने से बच रही थीं, जैसे वह खुद से ही नजरें चुरा रही हो। क्यों अब भी कांप जाती हूँ उसकी नज़दीकी से? उसके मन में सवाल गूंज रहा था। जब दिल ने तय कर लिया है कि सब खत्म है, तो क्यों हर बार वो पास आता है और मेरे दिल की दीवारें कमज़ोर पड़ने लगती हैं। उसने खुद को कसकर बाहों में भींच लिया था, जैसे अपने ही गले लगकर खुद को शांत करना चाहती हो। उसका दिल बार बार उन लम्हों में लौट रहा था जब उसने रणवीर पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था और जब उसी ने उसका भरोसा तोड़ा था। बस एक बार उस वक्त मुझ पर यकीन कर लिया होता रणवीर, तो शायद। तभी आरू नींद में बुदबुदाई, मम्मा। वह आरू के करीब आई, उसके माथे को चूमा। मैं अब सिर्फ माँ हूँ, रणवीर की पल्लवी नहीं, उसने खुद को याद दिलाया। पर जब वो सीधी हुई तो शीशे में उसने अपनी आंखें देखीं, भीगी हुई, गुस्से और दर्द के बीच जूझती हुई। काश ये आसान होता, काश मैं सच में तुम्हें माफ़ कर पाती। पर एक और आवाज़ उसके भीतर से आई, या शायद मैं अब तुम्हारे बिना जीना सीख चुकी हूँ और डरती हूँ कि तुम्हें माफ़ करके कहीं फिर से मैं खुद को ना खो बैठूँ। कमरे के काउच पर करवट बदलते रणवीर की हल्की सी आवाज़ आई। पल्लवी की पलकों पर नींद गहराने लगी थी। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सुबह की हल्की सी डिम लाइट जल रही थी और पल्लवी के चेहरे पर उसका साया नज़ाकत के साथ पड़ रहा था। उसके बाल हल्के गीले थे, जैसे उसने जल्दी जल्दी नहाकर पहले आरू और अंश को तैयार किया हो, फिर उनके लिए पराठे
और फ्रूट कटिंग करी हो। उसके माथे पर अब भी रात की थकान की हल्की सी परत थी, लेकिन आंखों में एक ममता भरा सुकून था। वो खुद आरू और अंश को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। आरू, मुंह बंद करके खाओ, ऐसे नहीं खाते मेरी जान, वो मुस्कुराकर समझा रही थी और अंश की प्लेट में हल्का सा घी डाल रही थी। थोड़ा और खा लो आरू, देखो ये वाला कोट सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो प्यार से मुस्कुराई और आरू ने चुपचाप मुंह खोलकर निवाला ले लिया था। पास में बैठे अंश ने हल्की सी शरारत करते हुए कहा, और मेरे लिए? मुझे तो अब मम्मा नहीं खिलाएंगी। पल्लवी ने हंसते हुए उसके गाल पर हल्का सा थपका मारा। मम्मा अपने चैंपियन को क्यों नहीं खिलाएंगी? मम्मा तो चैंपियन से भी प्यार करती है ना। डाइनिंग टेबल पर कुछ पल के लिए हंसी की मिठास भर गई थी। पल्लवी की आंखों में थकान की एक महीन परत थी, लेकिन हर हरकत में एक ठहराव और अपनापन था, एक माँ जैसा सुकून। टेबल पर बैठे शकुंतला जी ने चाय का कप रखते हुए हल्का सा ताना मारा। बड़ी माँ बन गई एक रात में, और हम सब तो बेवकूफ़ बैठे रहे इतने साल से, जैसे कि हमने आरू की परवरिश ही अच्छी न की हो। उनकी आवाज़ मीठी थी पर लहजा तीर-सा। पल्लवी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, बस अंश की उंगली पकड़कर पराठा तोड़ा। अंश बेटा, ये टमाटर हाथ से नहीं निकालते, प्लेट से निकालो। उसकी आवाज़ ठंडी थी लेकिन धैर्य से भरी हुई। पवित्रा, जो अब तक अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, चुपचाप अपनी कॉफ़ी में चम्मच घुमा रही थी। उसकी नज़रें आरू पर थीं, लेकिन दिल में एक अनकही जलन, जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो पल्लवी को मम्मा कह रही है। उसके मन में ये सवाल बर्फ़ की तरह ठंडे होकर जम गए थे, जैसे उस पल में वह कहीं ठहर गई हो। उसकी निगाहें पल्लवी के हाथ से खाना खाती आरू पर अटक गई थीं। ये वही आरू थी जिसकी तबीयत खराब होती थी या रात को बुखार आता तो पवित्रा की अपनी रातें जाग कर गुजरती थीं। और आज वही आरू बिना किसी हिचक के पल्लवी के हाथ से खाना खा रही थी। उसके दिल में एक कसक सी उठी। उसने चाहा कि वो इस दृश्य को सहजता से ले, लेकिन कुछ तो था जो सीने में चुभ रहा था। एक एहसास, जैसे किसी ने उसे चुपचाप उसकी ही जिंदगी से थोड़ा और दूर कर दिया हो। पवित्रा की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन उसने झट से अपना चेहरा फेर लिया था। सिद्धार्थ हमेशा की तरह ही हल्का माहौल बनाने की कोशिश में था। वह मुस्कुराया। वाह भाभी, आज इतने सालों बाद भैया को डाइनिंग टेबल पर फिर से देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। पल्लवी ने हल्के से मुस्कुरा दिया था, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। पलक, सिद्धार्थ की पत्नी, जो हमेशा ही शांत रहती थी, उसने पानी का गिलास बढ़ाया। भाभी, आप खुद भी तो कुछ खा लें, बस बच्चों को ही खिला रही हैं, वो सौम्यता से बोली। रणवीर अपनी कॉफ़ी के मग के साथ चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नज़रें बार बार पल्लवी पर टिकती और फिर झुक जाती। वो देख रहा था कि पल्लवी की गोद अब खाली नहीं थी। वो अब किसी की जिम्मेदारी बन चुकी थी, पर उसके लिए क्या थी? पल्लवी, रणवीर ने आकर हिम्मत जुटाकर कहा, तुम भी कुछ खा लो। पल्लवी ने उसकी तरफ एक पल देखा, वही ठंडी पर ठहरी हुई आंखें। मैं बाद में खा लूँगी, अभी बच्चों की स्कूल का टाइम हो रहा है। वो बस इतना कहकर उठ गई थी। टेबल पर फिर से एक चुप्पी पसर गई थी, लेकिन इस बार उस चिप्पी में कई जज्बात थे। शकुंतला जी ने कप टेबल पर थोड़ा जोर से रखा। अब बहू भी लौट आई है तो जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी। पवित्रा ने हल्की मुस्कान दी, मगर वो आंखों तक नहीं पहुंची थी। पल्लवी ने आरू का बैग उठाया और आवाज़ दी, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जैसे ही वो बच्चों को लेकर बाहर निकली, रणवीर की आंखें उस पर टिकी रही थीं और दिल में फिर से वही सवाल गूंजा था, क्या अब वो मेरी भी है या सिर्फ उन बच्चों की माँ बनकर रह गई है? रात के समय पवित्रा अकेले सिंक के पास खड़ी हुई थी, चाय का पानी उबाल रही थी, लेकिन उसकी निगाहें उस पर नहीं, कहीं और ही थीं। इतने सालों तक बस मैं ही थी, सिर्फ मैं थी आरू की ज़िंदगी में। उसने धीमे से खुद से कहा। आरू ने कभी किसी के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस किया, और आज बस एक रात में सब कुछ बदल गया। तभी पीछे से पल्लवी की आहट हुई, पवित्रा भाभी। उसकी आवाज़ नरम थी, पर पवित्रा की पीठ तन गई थी। पल्लवी कुछ पल तक चुपचाप रही, फिर धीमे कदमों से उसके पास आ गई थी। मैं जानती हूँ भाभी, आपके मन में सुबह से बहुत कुछ चल रहा है और आप कुछ कह भी नहीं पा रही हो। पवित्रा ने बिना मुड़े कहा, तुम क्या जानती हो? तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया ना। पल्लवी ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, भाभी मैं जानती हूँ। तो क्या तुम ये भी जानती हो कि पिछले 5 सालों में मैंने उस बच्ची को कैसे बड़ा किया है? पवित्रा ने थोड़ा तल्ख लहजे में कहा। पल्लवी की आंखें झुक गई थीं। हर बार उसकी तबीयत खराब होती थी तो मैं ही थी जो उसके बालों में हाथ फेरती थी। स्कूल में पहला स्टेज परफॉर्मेंस, उसके आंसू, उसकी हंसी, सब कुछ मैंने देखा है। अब पवित्रा का गला भर आया था और आज वो तुम्हारे हाथ से खाना खा रही थी, जैसे मैं कभी थी ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। पल्लवी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं उसकी माँ हूँ पवित्रा भाभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ कम हो। तुम उसकी ज़िंदगी में मुझसे पहले हो और हमेशा रहोगी। तुम खुद को आरू की माँ कहती हो, पर क्या एक माँ इतने सालों तक गायब रहती है? पवित्रा का दर्द अब गुस्से में बदलने लगा था।
पल्लवी की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी, कभी भी आरू को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। और अब? पवित्रा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है, क्या तुम सब कुछ वापस लेना चाहती हो? आरू को भी? पल्लवी चुप रही। उसके पास जवाब था, लेकिन उसे शब्दों में ढालना मुश्किल था। मैं उसे छीन नहीं रही पवित्रा भाभी, पल्लवी ने धीरे से कहा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो दोनों, आरू और अंश, दोनों ये महसूस करें कि उनकी माँ वापस आ चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी गोद भूल जाए। पवित्रा की आंखें नम थीं, पर कुछ नर्म हो रहा था उसके भीतर। पवित्रा ने पल्लवी का हाथ पकड़कर नम आंखों से कहा, पल्लवी, मुझसे आरू को कभी दूर मत करना प्लीज़। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं आरू से। किचन में सन्नाटा था, लेकिन उनके बीच की वो भारी चुप्पी अब थोड़ी हल्की पड़ रही थी। तभी छोटे छोटे कदमों की आवाज़ आई। आरू अपनी नाइट फ्रॉक में आधी नींद में आंखें मलती हुई किचन में आ गई थी। बड़ी मम्मा, उसकी नन्ही आवाज़ दोनों को चौंका गई थी। पवित्रा ने झट से अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराने की कोशिश की। क्या हुआ मेरी प्यारी प्रिंसेस को? क्यों आई हो यहाँ? आरू ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया था और मासूमियत से पूछा। बड़ी मम्मा, आप सैड हो क्या? पवित्रा झुक गई थी और उसके बालों को प्यार से सहलाया। नहीं मेरी जान, मैं तो बहुत खुश हूँ। पक्का? आरू ने माथे पर भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पवित्रा ने उसे गोद में उठा लिया और हंसते हुए कहा, पक्का, क्योंकि मेरी प्रिंसेस मेरे पास है ना, और जब तुम साथ हो तो सैडनेस आ ही नहीं सकती। आरू पवित्रा के गले लग गई थी। पल्लवी थोड़ी दूर से खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था और एक राहत भी कि आरू का रिश्ता पवित्रा से वैसा ही बना हुआ है जैसा उसने चाहा था। बड़ी मम्मा, आरू ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। बड़ी मम्मा, आज मॉर्निंग में ना आप मेरे बाल नहीं बना पाई, आप कल बना दोगी ना? पवित्रा की आंखें भीगने को थीं, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल नहीं, रोज़ बनाऊंगी। बस तुम मुझे यूं ही गले लगाती रहना। डील? डील, आरू ने उछलते हुए कहा। पवित्रा ने उसको गले से लगा लिया था, जैसे कहीं वह उसके हाथों से छूटकर फिर से दूर न चली जाए। पवित्रा ने आरू को सीने से लगाए रखा। उसकी मासूम सी मुस्कान उसके दिल को भीतर तक छू रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टेडी आ गए। अंश उछलता हुआ भागा। रणवीर कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में लैपटॉप का बैग और चेहरे पर थकी हुई लेकिन प्यारी सी मुस्कान थी। ओहो, तो मेरी गैंग तो यहाँ छुप कर बैठी है, उसने हल्के से कहा। डैड, आज आप स्टोरी सुनाओगे ना? आरू और अंश ने उसे घसीटते हुए बेड पर बैठा दिया था। रणवीर ने मजाक में थकने का नाटक किया। अरे यार, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। नो एक्सक्यूज़ डैड, आरू ने उसकी नाक दबा दी थी। रणवीर हंस पड़ा था। पल्लवी धीरे धीरे कमरे के कोने से आगे बढ़ी, जहाँ वो अब तक चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी। उसके मन में सवालों की उथल पुथल मची हुई थी। क्या रणवीर सच में बच्चों से इतना प्यार करता है? उसकी नज़रें रणवीर पर टिक गई थीं और फिर फिसलकर उन बच्चों पर जा टिकी थीं जो दोनों के बीच पुल बन चुके थे। रणवीर की नज़रें उससे मिली, हल्की सी मुस्कान जिसमें थकान भी थी, सवाल भी और जवाब भी। पल्लवी ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप बच्चों के बगल में आकर बैठ गई थी और धीरे से अंश को लोरी जैसी थपकी देने लगी। रणवीर ने किताब उठाई, लेकिन ध्यान कहीं और था। उसने दोनों बच्चों को गोद में उठाया और बेड पर बैठाकर लेटा दिया था और खुद भी उनके करीब ही बैठ गया था। दोनों बच्चे रणवीर के दाएं और बाएं बैठे हुए थे। उसने किताब उठाकर कहानी को पढ़ना शुरू किया। तो आज की कहानी एक ऐसी रानी की है जो कभी मुस्कुराना भूल गई थी। फिर एक दिन उसके पास दो नन्हे फरिश्ते आए और हर दिन उसे हंसाना शुरू कर दिया था। आरू और अंश दोनों मंत्रमुग्ध होकर उसकी कहानी को सुनने लगे थे। पल्लवी ने चौंक कर रणवीर की तरफ देखा। उसके शब्द जैसे सीधा उसके दिल में उतरते जा रहे थे। रणवीर की आंखें किताब पर थीं, लेकिन कहानी किसी और की ही सुना रहा था। पल्लवी ने अपनी नज़रें फेर ली थीं, लेकिन उसकी उंगलियां अनजाने में बिस्तर पर रणवीर के हाथ से छू गई थीं। दोनों के हाथ वहीं टिके रहे, बिना हिले, बिना कुछ कहे। पवित्रा दरवाजे के पास खड़ी ये सब देख रही थी। एक सुकून उसके चेहरे पर भी था, जैसे रिश्तों की दरारों के बीच कोई नन्हा पौधा फिर से उगने लगा हो। रणवीर स्टोरी पढ़ते पढ़ते रुक गया था और उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। अंश उसकी गोदी में आधा लेटा हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी पल्लवी के चेहरे पर चमक रही थी, शांत, थकी लेकिन खूबसूरत। पल्लवी ने झुककर अंश का सिर ठीक किया, तभी उसका चेहरा रणवीर के बहुत करीब आ गया था। एक पल के लिए वो दोनों वैसे ही ठहर गए थे। बहुत पास, सांसों की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। रणवीर की नज़रें
उसकी पलकों पर जा ठहरी थीं, जो हल्के से थरथरा रही थीं। तुम अब भी वैसी हो, रणवीर ने फुसफुसा कर कहा, इतना धीमा कि बस हवा ही समझ सके। पल्लवी की पलकों ने उठकर उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उस नज़र में वो सब था जो कह देने से टूट जाता। आरू ने कुनमुनाकर अपने हाथ दोनों के बीच रख दिए थे। डैडी, स्टोरी, पल्लवी ने जल्दी से दूर हटते हुए कहा। आरू सोई नहीं अब तक? उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन दिल की धड़कनों को छुपाने की कोशिश थी। रणवीर मुस्कुरा दिया, जैसे पकड़ लिया हो। हाँ प्रिंसेस, डैडी यहीं हैं। और फिर से वे दोनों बच्चों के बीच बैठे बैठे एक दूसरे से बस आंखों ही आंखों में वो अधूरी बातें कर रहे थे, जैसे वक्त ने उन्हें एक साथ बांध रखा हो, लेकिन इजहार अभी भी बाकी हो। रणवीर की उंगलियों ने लाइट ऑफ करने की तरफ रुख किया, लेकिन आरू की मुनमुनाती आवाज़ आई, लाइट पूरी बंद मत करना डैडी, मुझे डर लगता है। और अंश को भी, उसने मुझे बताया था, और मम्मा को भी लाइट बंद करने से डर लगता है। रणवीर आरू की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था, और फिर उसने हल्की सी नाइट लैम्प जला दी थी। कमरा बादी रोशनी और आधी खामोशी में डूब चुका था। पल्लवी आरू को अब भी धीरे धीरे थपकी दे रही थी। रणवीर ने अंश की हथेली अपनी उंगलियों में ले ली थी, जैसे दोनों मिलकर अपने बच्चे को सुला नहीं रहे हों, बल्कि उन्हें अपने अधूरेपन के बीच संजो रहे हों। कुछ मिनट बाद जब दोनों बच्चे गहरी नींद में थे, रणवीर ने फुसफुसाकर कहा, अब भी डर लगता है तुम्हें? पल्लवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किससे? खुद से, मुझसे, या उस रिश्ते से जो कभी हमारे बीच था? उसका लहजा नरम था, लेकिन उसमें एक थकी हुई उम्मीद छुपी हुई थी। पल्लवी की पलकों ने झुककर जवाब दिया, डर नहीं है रणवीर, बस भरोसे की आदत छूट गई है। रणवीर ने पलकें बंद की, जैसे कोई वक्त का बिंधा हुआ लम्हा भीतर तक उतर गया हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने पूछा, अगर आदतें लौटाई जा सकती हों तो क्या फिर से? रणवीर, पल्लवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी, लेकिन लहजा सख्त नहीं था, बहुत नाजुक, जैसे धड़कती हुई सांस। उसकी आंखें रणवीर से मिली, गहरी, भरी हुई और थोड़ी डरी हुई भी। कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं रणवीर, बस थम जाते हैं, लेकिन वो फिर से चलें तो? ये तय वक्त नहीं करता, लोग करते हैं। रणवीर ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, उसने सिर्फ उसे देखा, इतनी शिद्दत से कि पल्लवी को अपने चेहरे पर उसकी नज़रें जलती हुई सी लगीं। तो तुम तय करोगी? रणवीर ने उससे पूछा। पल्लवी ने अपनी नज़रें हटा ली थीं। शायद जब भरोसा फिर से आ जाए। कमरे में सन्नाटा उतर चुका था, लेकिन उस सन्नाटे में पहली बार एक उम्मीद की आवाज़ थी, धीमी लेकिन गूंजती हुई। अगली सुबह पल्लवी बाथरूम में थी। वह आरू के बालों में शैम्पू लगा रही थी, और अंश एक छोटे मग से पानी उड़ेल रहा था, कभी आरू पर तो कभी खुद पर। अंश, ये देखो ना, ज़मीन पर कितना पानी फैल गया है। पल्लवी ने डांटने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की साड़ी का पल्लू भी अब तक पानी में भीग चुका था और बालों पर झाग गिर पड़ा था। मम्मा, मस्ती तो करने दो ना। आरू हंसते हुए नाच रही थी, और तभी अंश ने गलती से मग का आधा पानी पल्लवी के माथे पर उड़ेल दिया था। झाग उसके माथे से बहता हुआ उसकी पलकों पर ठहर गया था। वह चौंक कर पीछे हटी। अंश, ये क्या है? तुम दोनों ना मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। फिर पनिश करूँगी, फिर मत कहना मम्मा ने पनिश कर दिया। तभी बाहर से रणवीर की आवाज़ आई, क्या चल रहा है यहाँ? पूरा स्विमिंग पूल बना दिया क्या? बच्चों ने उसे सुनते ही हंसते हुए आवाज़ लगाई, डैडी आप भी आओ ना अंदर। रणवीर बाथरूम के दरवाजे पर आया और अंदर का हाल देखकर चौंक गया था। पूरा फ्लोर गीला, दीवारों पर झाग, और पल्लवी भीगे बालों और माथे पर झाग के साथ एकदम नर्वस लग रही थी। रणवीर, बाहर रहो, फिसल जाओगे, पल्लवी ने चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंश और आरू ने मिलकर उसका हाथ खींच लिया था और वह सीधे अंदर खिंचाया था। ओहो बच्चों, संभाल के। रणवीर फिसलते फिसलते बचा था और फिर जोर से हंस पड़ा। पल्लवी ने झल्लाकर उसे देखा। अब देखो ना, पूरा बाथरूम गंदा कर दिया तुम सब ने, और तुम भी बच्चों के साथ बच्चे बन रहे हो। रणवीर ने एक नज़र उठाकर पल्लवी की ओर देखा, और उसकी नज़र अनजाने में ही उसके चेहरे पर अटक गई थी। भीगे बाल, माथे से बहता झाग और गालों पर टिके पानी की बूंदें। वो मुस्कुराया, लेकिन कुछ कह नहीं सका। पल्लवी ने उसकी नज़रें महसूस की। वह थोड़ी झेंपी, थोड़ी ठहरी हुई थी। उसने जल्दी से चेहरा मोड़ा और बालों से पानी को झाड़ा, लेकिन रणवीर अब भी उसे ही देखे जा रहा था। तो मैं हमेशा ऐसे ही देखूं?
तो शायद फिर से। उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे सिर्फ उस एक लम्हे के लिए बनी हो। पल्लवी कुछ बोलती उससे पहले ही आरू ने रणवीर के बालों पर भी झाग डाल दिया था। अंश ने छोटे से मग में पानी लेते हुए रणवीर की पूरी शर्ट को भिगो दिया था। आरू उसको भीगा हुआ देखकर उछल उछल कर डांस करने लगी थी। अब डैड भी मस्ती में है। अरे, रणवीर हंस पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अभी पल्लवी पर टिकी हुई थी। बाथरूम में मस्ती चलती रही थी, लेकिन उनके बीच कुछ और भी चल रहा था। रणवीर इतने सालों बाद फिर से उसी लम्हे में खो गया था, उन्हीं भीगे लम्हों में और भीगी यादों में, और दिलों के बीच एक पुरानी धड़कन जो फिर से जिंदा हो रही थी। पल्लवी ने बच्चों की तरफ ध्यान मोड़ा, लेकिन उसकी धड़कन अब भी रणवीर की आंखों की गर्मी को महसूस कर रही थी। वो खुद से बचने की कोशिश कर रही थी, और शायद उसकी नज़रों से भी। अंश, आरू, चलो बहुत हो गया, बाहर निकलो बाथरूम से। उसने दोनों बच्चों को तौलिए में लपेटते हुए कहा। बस करो ना शैतानी। लेकिन अंश और आरू अब भी दोनों रणवीर और पल्लवी पर पानी डालने में लगे हुए थे। अंश, आरू, आप दोनों अच्छे बच्चे हो ना, मम्मा को ज़्यादा तंग नहीं करते, ठीक है? लेकिन उसकी आवाज़ में अब वो सख्ती नहीं थी, थकान थी, और कहीं अंदर एक बेचैनी भी। रणवीर ने उसकी मदद की। उसने अंश को अपनी गोद में उठाते हुए बाहर ले गया था, और आरू भी उसके पीछे पीछे उछलती हुई चली आई थी। पल्लवी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, और जैसे ही पलटी, रणवीर फिर से सामने आ गया था। भीगे कपड़े, भीगे बाल, और आंखों में वही पुरानी चाहत। पानी पहुँच दो तुम्हारे बालों का, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन नज़रों में अब कोई मजाक नहीं था। पल्लवी कुछ कह नहीं सकी थी, सिर्फ उसने हल्का सा सिर हिलाया और फर्श पर पड़ी बाल्टी उठाने के लिए झुकी, पर अचानक उसका पैर फिसल गया था। रणवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया था, और वह उसके बेहद करीब आ गई थी, इतने करीब कि उसका भीगा हुआ चेहरा, उसके सीने से लगी सांसें और एक पल की गर्मी सब उसे महसूस हो रही थी। रणवीर के इतने करीब आ जाने से पल्लवी की सांसें तेज़ हो गई थीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पीछे हटना चाहा। रणवीर ने उसे छोड़ा नहीं था। पल्लवी, बस एक बार थम जाओ ना, फिर से उसी पुरानी ज़िंदगी में। आखिर कब तक मुझसे यूँ? उसके लहजे में ना तो शोरियत थी, ना दबाव, सिर्फ एक पुरानी थकावट और सच्चा प्यार था। पल्लवी की आंखें छलकने को थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। थमने के लिए ना ज़मीन चाहिए रणवीर, और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। रणवीर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और धीरे से उसका माथा साफ किया। उसके माथे से झागट आया और बस इतना कहा, तो मैं हूँ ना तुम्हारे पास। बस एक बार अपने दिल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करो, शायद मेरे लिए भी कोई फीलिंग्स बची हो। कमरे में सिर्फ पानी की आवाज़ थी, और उन दोनों के बीच एक ऐसा सन्नाटा जिसमें दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। पल्लवी ने भीगी साड़ी को ठीक करते हुए खुद को शांत किया, लेकिन रणवीर की आंखें अब भी उसकी हर हरकत को जैसे सहेज रही थीं। तुम कुछ कह रहे थे? पल्लवी ने नज़रें चुराते हुए पूछा। हाँ, कह तो बहुत कुछ रहा हूँ, पर सुनने वाला ही नहीं। रणवीर की हल्की सी मुस्कान में कोई गहरी बात छुपी हुई थी। बच्चे जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे जा चुके थे। पल्लवी ने इधर उधर देखते हुए कहा, अंश और आरू कहाँ हैं? अभी तो उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। रणवीर ने उसे अपने थोड़ा और करीब कर लिया था। पल्लवी के होठों पर भी एक हल्की सी कपकपी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहती हो या सुनना चाहती हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों ठिठक गए थे। शकुंतला जी हॉल में खड़ी हुई थी। उन्होंने दरवाजे की तरफ निगाह उठाई। जैसे ही उनकी नज़र रणधीर पर पड़ी, उनका चेहरा एक पल को सफ़ेद पड़ गया था। उनके चेहरे का रंग जैसे एकदम पीला पड़ गया था। उन्होंने अनजाने में ही अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया था और अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया था, लेकिन चेहरा वही शांत बनाए रखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रणधीर की नज़र भी उन पर पड़ी। उन्होंने उसकी तरफ हल्की मुस्कान की और हल्का सा सिर झुका दिया था। उधर ऊपर के कमरे में पल्लवी और रणवीर एक दूसरे को बस देख रहे थे। पल्लवी ने जल्दी से रणवीर की पकड़ से खुद को छुड़ाया और अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बोली, बच्चे नीचे अकेले हैं, मुझे नीचे जाना होगा। रणवीर ने बस सिर हिलाया और साथ ही उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। नीचे आते ही आरू भागते हुए रणधीर के पास जा पहुंची थी और उसकी उंगलियां पकड़ ली थी। बड़े पापा, आप सच में आ गए? आपको पता है आरू ने आपको कितना मिस किया था? आप इतने दिन से घर पर क्यों नहीं आए थे? रणधीर कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नज़रें खुद ब खुद पल्लवी और रणवीर पर टिक गई थीं। उसने एक हैरानी भरी नज़र
पल्लवी पर डाली और फिर घर के हर सदस्य पर बारी बारी एक गहरी और परखती हुई निगाह, जैसे कोई अधूरी कहानी बिना पढ़े समझने की कोशिश कर रहा हो। पल्लवी ने झिझकते हुए नज़रें झुका ली थी। उसकी नज़रें रणवीर से टकराईं, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी ठंडी मुस्कान लौट आई थी, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। शकुंतला जी को रणधीर का यूँ अचानक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पल्लवी के दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। इतने में ही यश धीमे कदमों से उसके पास आया। वो रणधीर को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने मासूमियत से पूछा, आप कौन हैं? रणधीर झुका और उसके बालों पर हाथ फेरा। एक पल को उसकी मुस्कान अंश पर ठहर गई थी, फिर नज़रें दोबारा पल्लवी पर टिक गई थीं। रणधीर अब भी अंश को देख रहे थे। शकुंतला जी रणधीर की हर हरकत को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। रणधीर को इतने सालों बाद अपने सामने यूं देखकर पवित्रा की आंखें भर आई थीं। उसने धीरे से रणधीर की ओर बढ़कर आवाज़ में कपकपाहट के साथ कहा, इतने सालों बाद, बस ऐसे ही अचानक? रणधीर ने उसकी ओर देखा, नर्म लेकिन अनछुआ सा लहजा। वक्त को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा पवित्रा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। पल्लवी कुछ पल के लिए सन रह गई थी। रणवीर ने तुरंत अंश को गोद में उठा लिया, जैसे उसे उस अजनबी से चुप्पी से दूर करना चाहता हो, और उसने मुस्कुराते हुए अंश से कहा, ये तुम्हारे बड़े पापा हैं अंश। रणधीर। रणवीर ने अपनी मुस्कान को बनाए रखा और अपने बड़े भाई रणधीर से नज़रें मिलाते हुए कहा, भाई, आप यूँ अचानक एक फ़ोन ही कर दिया होता तो मैं खुद आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। रणवीर की बात सुनकर रणधीर की मुस्कान थोड़ी हल्की पड़ गई थी। कुछ जवाब फ़ोन पर नहीं दिए जा सकते रणवीर, और कुछ सवालों के जवाब घर आकर पूछने होते हैं। शकुंतला जी जो अब तक ये सब देखकर चुप थीं, उनकी आंखें बस रणधीर पर टिक गई थीं, जैसे उन्हें उस वापसी का डर बहुत पहले से ही हो। रणधीर हॉल के अंदर आए और एक गहरी सांस ली। रणधीर की नज़र एक बार फिर से पल्लवी और अंश के बीच गई। उसने धीमे से कहा, कुछ रिश्ते लौट कर सिर्फ मिलते ही नहीं, पूरे बदल जाते हैं। पल्लवी की सांस जैसे रुक गई थी। आखिर शकुंतला जी रणधीर को देखकर घबरा क्यों गई थीं? क्या रणधीर का यूँ अचानक वापस लौटना यूं ही था, या फिर किसी नई साजिश का आगाज़? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।